मेरे अजीज़ दोस्तों, नमस्कार। आज है तारीख 9 जनवरी और हमारी करंट की क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज जो मुझे न्यूज़ मिले उसमें कुछ न्यूज़ तो ऐसा है जो मैं कल कवर करूँगा। जैसे अभी राष्ट्रपति ने आज ही पुरस्कार दिए हैं खेलों से संबंधित, तो उसको मैं कल कवर करूँगा। एक और वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम चलने वाला है, वाइब्रेंट गुजरात, तो इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये हम लोग अभी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे न्यूज़ एक मिला वह था मिक्की माउस को लेकर के। आप इस कैरेक्टर से तो परिचित हैं। ये क्या कैरेक्टर है? ये जो है एक कार्टून कैरेक्टर है और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस पर एक कंपनी का कॉपीराइट होता था। उस कंपनी का नाम था डिज्नी। आपने डिज्नी का नाम सुना है, आजकल ओटीटी चैनल भी है डिज्नी हॉटस्टार, है ना। तो ये जो था इस पर कॉपीराइट था, लगभग 95 वर्ष तक ये कॉपीराइट रहा है। और ये जो मिक्की माउस है ये अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है ये, है ना। तो ये कॉपीराइट जो है अब ख़त्म हो गया है। तो ये मैं आपको एक तो न्यूज़ ये देना चाह रहा था। और मिक्की माउस पे जो पहली फिल्म बनी थी ना वो स्टीम बोट विली थी। दूसरा जो अपने पास न्यूज़ है वो आपने देखा है अभी रिसेंटली जो है रेड सी। अब देखिएगा मैप पे कि ये लाल सागर कहाँ है। लाल सागर वाले इलाके में जो है हौती जो है एक संगठन है, इसने जो है पायरेसी शुरू कर दी है, समुद्री डकैती ये हो रही थी। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ है, आप एक बार देखेंगे, होमवर्क है आपका, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, है ना। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आप इसको होमवर्क कर लेंगे एक बार, ये क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। ठीक है। आगे जो मुझे एक और न्यूज़ मिला वो प्रोजेक्ट भीष्म को लेकर के मिला, BHISHM, है ना। ये क्या है भीष्म? बी फॉर हुआ भारत, H फॉर हेल्थ, I फॉर इनिशिएटिव, S फॉर सहयोग, H फॉर है हित और M फॉर है मैत्री। तो ये एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये बेसिकली ना एक अस्पताल है। ये कैसा अस्पताल है? ये एक क्यूब शेप का अस्पताल है और ये इस तरह का अस्पताल है, इसमें आईसीयू तक की सुविधा उपलब्ध है। और इसको 1 घंटे में कोई भी 5 व्यक्ति मिल करके इसको कहीं भी खड़ा कर सकता है, रेडी कर सकता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इसमें 200 लोगों का इलाज हो सकता है। आप सोचिए कि ऐसा क्यूब लेकर के आप गए एक दूर दराज के इलाके में जहाँ हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, वहाँ आपने लगाया और आप अस्पताल बना दिए और आईसीयू तक की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये आप प्रोजेक्ट भीष्म, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड कुछ न्यूज़ रही, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या है, अभी बिहार ने नई सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी नीति 2024 जो है, नई सूचना और प्रौद्योगिकी नीति 2024, इसको बिहार सरकार ने लागू कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा। देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी सेक्टर, ये लाया गया है ताकि आईटी सेक्टर में जो है देश राज्य में निवेश बढ़े। याद रखिएगा ये बिहार में लागू हुआ है, ये देश की बात नहीं कर रहा मैं। अब इसमें क्या है भाई, इस नीति के तहत क्या होगा? तो देखिए, ये जो आईटी सेक्टर है इनका जो कार्यालय है प्लस ये जहाँ व्यवसाय करते हैं, व्यावसायिक स्थल, इन सब का जो रेंट होगा, जो लीज जो इन्होंने लिया है उसका जो किराया होगा, इस पर 50% सरकार आपको बिहार सरकार देगी। दूसरा कहा कि जो बिजली आप पे करते हैं, बिजली का जो टैरिफ पे करते हैं,
इसमें 5 वर्ष तक जो भी बिजली का टैरिफ आएगा उसमें 25% अनुदान देगी सरकार। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने एक टर्म भी लगा दिया, टर्म्स एंड कंडीशन। क्या टर्म्स है भाई? तो आपका जो कार्यस्थल है वो बिहार होना चाहिए। ऐसा क्यों किया? ताकि बिहार में रोजगार बढ़े। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा बिहार से ही एक न्यूज़ है, वो है खेल विभाग को लेकर के। ये नया विभाग बनाने की अनुमति दे दी गई है ना, कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये इससे पहले क्या था ना कि ये कला संस्कृति और युवा मंत्रालय के अंतर्गत, युवा विभाग के अंतर्गत आता था। कला संस्कृति और युवा विभाग वो ये सारा काम देखती थी। अब एक अलग से विभाग बना दिया गया। तो विभाग बनाने से क्या होगा? खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप सोचिएगा कि बिहार में अगर खेलों को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए हमको? एक तो आपको दिख गया, यहाँ खेल विभाग नया बना दिया गया, और बाकी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। एक और न्यूज़ जो आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना है, बहुत चर्चा में है, वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं ये लक्षद्वीप गए थे अभी, और जब ये लक्षद्वीप गए तो वहाँ से उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की और कुछ अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई। इसको लेकर के लक्षद्वीप के पड़ोस में एक देश है, मैं आपको लक्षद्वीप का नक्शा एक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा भारत है, इस जगह पे लक्षद्वीप है। यहाँ से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर इस जगह पे कुछ आइलैंड हैं। ये कुछ यहाँ पे 35 आइलैंड हैं, इनको लक्षद्वीप कहते हैं। इसके पड़ोस में इस जगह पे मालदीव है ना। इंग्लिश में मालदीव्स कहते हैं, हिंदी में इसको मालदीव कहते हैं। तो इसके 3 मंत्रियों ने बड़ी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये लोग कैसे इतना हिम्मत कर गए बोलने की, जबकि इनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान भारत का रहता है। मालदीव जैसे देश में जब पानी का संकट आ जाता है, हम यहाँ से पानी भेजते हैं तो पानी पी पाते हैं वो, है ना। कोरोना के समय इनको हमने इतना हेल्प किया, फिर भी ये ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि मालदीव के बहुत सारे लोगों ने इस बात का विरोध किया और अल्टीमेटली ये 3 मंत्री तो हटा दिए गए। लेकिन इसी बहाने हमारे पास लक्षद्वीप जो है इसको जानने का एक मौका मिलता है कि लक्षद्वीप क्या है, किस तरह से है। तो हम लोग लक्षद्वीप को एक बार देख लेते हैं। हम लोग क्या क्या देखेंगे? एक तो इसमें आपको इसका भूगोल देखना चाहिए कि इसका भूगोल क्या है, कहाँ है ये। दूसरा, इसका थोड़ा इतिहास देखना चाहिए कि इसका इतिहास क्या है ना, कैसे कैसे ये क्या रहा। तीसरी चीज़ आपको देखनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए उस समय लक्षद्वीप की क्या स्थिति है या इसके बाद क्या रहा। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखना चाहिए कि आखिर लक्षद्वीप भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या महत्व है तो हमारा अभिन्न हिस्सा, लेकिन फिर भी और क्या सिग्निफिकेंस है इसके, ये देखना चाहिए। तो आइए एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। भूगोल के बारे में हमने आपको दिखा दिया। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 32 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है, इतना ही है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन यह जो क्षेत्र है इसके हो जाने से क्या होता है कि एक ना अंतर्राष्ट्रीय नियम है। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है कि किसी भी देश के पास जहाँ समुद्र है, जैसे ये मेरा देश है, ये समुद्र है, तो ये जो हमारी बाउंड्री है, ये आप ब्लू लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बाउंड्री है यहाँ से 200 नॉटिकल माइल ये क्षेत्र हमारा कहलाएगा, भारत का कहलाएगा। तो अगर हमारा ये बाउंड्री लाइन है तो हमारा 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक आया, राइट। लेकिन अगर हमारा, अब आप ये ब्लैक कलर से देखें, अगर हमारा लक्षद्वीप इस जगह पे है तो हम 200 नॉटिकल माइल यहाँ से काउंट करेंगे, है ना। तो हमारा क्षेत्र बड़ा हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो एक तो ये है। तो भूगोल में, और अब इसके ज़रा नाम पर आ जाते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखिए, जो लक्षद्वीप है, पहले इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था, पहले इसका नाम था लक्काद्वीप। पहले जिसको बुलाते थे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, और एक द्वीप कहते थे अमीनी दीवी। ये 3 को बुला करके इसका नाम लिया जाता था। बाद में इसको लक्षद्वीप कहा जाने लगा। और ये जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ये जो वर्ड आया है ये लक्षद्वीप से आया है। संस्कृत का वर्ड है लक्षद्वीप। इसका मतलब होता है 1000 टापू। और टापू जानते हैं ना आप, द्वीप तो पता है ना आपको। द्वीप जो है एक क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ पानी होती है, इसको बोलते हैं द्वीप, ठीक है। तो अभी ये 1000 टापू तो हो गए, लेकिन अभी अगर बात करें वर्तमान में
तो लक्षद्वीप में जो है 35 टापू हैं। पहले 36 थे, एक पानी में भी, एक समुद्र में भी डूब गया है और फिलहाल भी ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो आप इसकी ज्योग्राफी, आप इसका भूगोल देख लिया। आप एक बार अपने इधर रिसेंटली मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आपने भूगोल देख भी लिया होगा। मैं इतिहास की थोड़ी बात कर देता हूँ, जिसकी जानकारी आपको थोड़ी कम मिली। इसका इतिहास क्या है? देखिए, अगर आप क्लासरूम के स्टूडेंट रहे मेरे, तो मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में एक किताब के बारे में पढ़ाया था। वह था द पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। इरेथ्रियन का स्पेलिंग ERYTHREAN है, ठीक है। इस किताब में सबसे पहली बार लक्षद्वीप की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो हमको लक्षद्वीप के बारे में जानकारी मिलती है, वो 5वीं सदी में हमको ये पता चलता है कि लक्षद्वीप में बौद्ध धर्म पहुंच चुका है। और ये बात हम कैसे कहते हैं? क्योंकि जातक कथाओं में, जातक कथा समझते हैं ना आप, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ये सब आपने पढ़ा है पहले से। जातक कथाओं में भी इसका हमको जिक्र मिलता है। और एक जो है बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नाम है संघमित्रा। इनके बारे में भी मैंने पढ़ाया था आपको। ये भी गए थे लक्षद्वीप, तो उनकी भी जानकारी हमको मिलती है। आगे चल के जब संगम काल आता है, संगम काल में जो चेर साम्राज्य है, ये चेर साम्राज्य का हिस्सा होता है। तो चेर साम्राज्य के चेर के एक राजा थे, उन्होंने वहाँ पे लक्षद्वीप में कुछ लोगों को बसाया भी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आप जानते हैं कि इस्लाम जो है अरब क्षेत्र में हुआ। इस्लाम के होने के 30 साल के अंदर लक्षद्वीप में एक भाई साहब आए, उनका नाम था उबैदुल्ला। अब आप पूछेंगे कि ये उबैदुल्ला कौन है? दरअसल इस्लाम में एक पैगंबर हुए, पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर के डेथ के बाद इस्लाम में खलीफाओं का शासन चला। और खलीफाओं में जो पहले खलीफा थे, उनका नाम था अबू बकर। ये जो अबू बकर थे, ये उबैदुल्ला उनके रिलेटिव थे। बेसिकली ये संत थे, मदीना में पैदा हुए थे और ये लक्षद्वीप आते हैं। और लक्षद्वीप आने के बाद हमारे जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर इस्लाम का प्रसार होना शुरू होता है। ये चीज़ें चलती गई, है ना। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो उबैदुल्ला है, ये लक्षद्वीप में है डेथ हुआ इनका, और ये इनकी कब्र यहीं पे लक्षद्वीप में एक जगह है एंड्रो, वहाँ पर इनका कब्र है। फिर क्या हुआ? फिर आगे चल के 11वीं सदी आई, 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के तहत ये जो इलाका था, ये चोलों के अंदर आ गया और चोलों ने इस इलाके का पोर्ट की तरह इस्तेमाल किया, यानी बंदरगाह बनाया। और आप जानते हैं चोलों की नौसेना बहुत अच्छी थी। नौसेना के लिए चोलों को जाना जाता है, स्थानीय शासन के लिए चोलों को जाना जाता है। ये सब कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं। चोलों के अंदर था। फिर आप जानते हैं 1498 में यूरोप से एक यात्री वास्को डी गामा ये भारत आया और पुर्तगाली सत्ता की नींव पड़ी। ये जब आए पुर्तगाली, तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने भी लक्षद्वीप वाले इलाके पे चर्च वर्च बनाने शुरू कर दिए। लेकिन इस लक्षद्वीप में जो पहले से मुस्लिम रह रहे थे, इन मुसलमानों ने विरोध किया और अल्टीमेटली 1540 ईस्वी के आसपास में इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने ये जगह छोड़ दिया। अब क्या हुआ भाई, इसके बाद ये जो एरिया है, ये आ गया टीपू के पास। ये टीपू कौन है? ये टीपू सुल्तान इसका नाम है, और ये मैसूर का राजा है। जब मैसूर का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ, और मैसूर का अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ है, 4 युद्ध हुआ है, तो थर्ड मैसूर वार की बात मैं कर रहा हूँ। थर्ड मैसूर युद्ध जो हुआ, तो इसमें टीपू सुल्तान हार गया। तो हार जाने के बाद ये क्षेत्र इसको अंग्रेजों को देना पड़ा। अब अंग्रेज तो थे व्यापारी लोग, ये सोचे इस क्षेत्र का क्या करेंगे, तो इन्होंने केरल का एक सुल्तान था, उसको दे दिया लीज पे, उसको दे दिया, बोला तुम यहाँ से टैक्स वसूलो, इतना पैसा हमको दो। अब ये केरल का जो सुल्तान था, ये टैक्स देता था, लेकिन चूंकि लक्षद्वीप के इलाके से उस समय उसको उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था, तो वो टैक्स नहीं दे पा रहा था। तो अंग्रेजों ने फाइनली इसको फिर से ले लिया, बोला मेरा सामान वापस करो, है ना। और फिर ये जो लक्षद्वीप है, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया।
अब ये मद्रास प्रेसिडेंसी में मिल गया, वहीं से काम चलने लगा। तो हमारी आज़ादी तक तो यही चला, 1947 तक तो यही रहा। और जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो चूंकि ये मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग था तो इसके बंटवारे की बात ही नहीं थी, है ना। अब जब इसके बंटवारे की बात नहीं थी तो कुछ ज़्यादा बातचीत चल नहीं रही थी। लेकिन हमारे यहाँ जो ये थी, बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 550 से ऊपर रियासतें थी। इन सब का एकीकरण हो रहा था। और ये एकीकरण कौन कर रहे थे? तो हमारे जो लौह पुरुष हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ये कर रहे थे। तो इनको खबर मिल गई कि कुछ कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने सेना भेजी और इस इलाके में अपना तिरंगा डलवा दिया। क्या खबर मिली? तो ये जो पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पर जिन्ना साहब थे, ये कह रहे थे कि चूंकि ये मुस्लिम लोगों का इलाका है इसलिए ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने नौसेना अपनी भेजी, लेकिन जब तक ये नौसेना भेजते तब तक तो हम वहाँ थे ही। तो अल्टीमेटली इनको वापस जाना पड़ा और लक्षद्वीप भारत का हिस्सा रह गया जो पहले से था। अब 1947 के बाद क्या हुआ? तो 1956 में आपको पता है हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। फिर 1973 में क्या हुआ, एग्जैक्ट डेट की बात करूँ मैं तो 1 नवंबर की बात कर रहा हूँ, सबको मिला करके एक लक्षद्वीप यूटी बना दिया गया। तो ये पूरा उसका इतिहास रहा। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें कि इसका भाई रिलेवेंसी क्या है, क्या इंपॉर्टेंसी है इसकी। देखिए, जब महत्व कहें ना तो आप ऐसे देखिए, एक तो सबसे पहले देखिए इसका राजनीतिक महत्व क्या है, राजनीतिक एवं सामरिक महत्व। एक बात तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दी कि चूंकि ये 200 नॉटिकल माइल वाली बात हो जाती है तो हमारा क्षेत्र, हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। तो एक तो महत्व इसका ये है ना। दूसरा क्या है कि ये जो लक्षद्वीप है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ मालदीव है, तो हम दोनों के पड़ोसी हो जाते हैं, है ना। तो हम दोनों के साथ संबंध भी अच्छा बना सकते हैं। तीसरा क्या है इसका कि यहीं पर लक्षद्वीप में, आप जानते हैं कारावती नाम सुना है आपने? चलिए, आप एक बार होमवर्क है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी देखिए आए कि कहाँ है। तो ये जो कारावती है, कारावती में हमारी जो नौसेना है इसका एक बेस है। उस बेस का नाम है INS द्वीप रक्षक। तो ये हमारा यहाँ पे एक सैन्य बेस है। तो एक तो आपको सामरिक और राजनीतिक महत्व समझ में आया। दूसरा समझिए क्या है, यहाँ से एक 9 डिग्री चैनल गुजरती है और ये जो 9 डिग्री चैनल है ये व्यापारिक मार्ग है। यहाँ रेड सी है, उससे भी व्यापार हो जाता है और हम एकदम करीब में हैं इसके। तो एक तो हमारा आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री चैनल के पास है। 9 डिग्री चैनल जो है ये महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है और ये समुद्री रास्ता फारस की खाड़ी, ये जो है फारस की खाड़ी को दक्षिण एशिया से जोड़ता है ना। और आर्थिक महत्व की बात करें हम तो आप देखते हैं यहाँ पे मछली, चूँकि समुद्र में है तो मछली तो ज़्यादा होगी, तो मछली उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा हो जाता है। हमको समुद्र से मिनरल्स मिल जाते हैं ना। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री पर्यटन क्षेत्र की बात भी कर रहे हैं कि इसको पर्यटक क्षेत्र जो है उसके तौर पे इसको डेवलप किया जाए, आप लोग जाइए घूमिए। और अचानक से यहाँ बढ़ भी गया है डिमांड जब से मालदीव ने ऐसी बात कही, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे मालदीव जाते थे, हनीमून डेस्टिनेशन कहते थे उसको। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ज़रा सोचिएगा कि अगर हमको लक्षद्वीप को, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर आप ये सोच लेंगे तो आप बिहार के डायमेंशन में भी सोच पाएंगे, उत्तर प्रदेश के भी डायमेंशन में सोच पाएंगे। तो अगर हमको लक्षद्वीप को पर्यटक क्षेत्र बनाना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर आपकी नियुक्ति हो जाए वहाँ पर वॉइस ना, यहाँ के प्रशासक के तौर पे आपकी नियुक्ति हो जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे अगर आपकी यहाँ नियुक्ति हो जाती है तो आप लक्षद्वीप को कैसे पर्यटक क्षेत्र के तौर पर और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो ये सोचिएगा और कुछ पॉइंट्स हों तो लिख दीजिएगा, ठीक है। एक होमवर्क आपका और, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनको सरदार की उपाधि किसने दी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या छोड़ें, आपकी इच्छा, नहीं करना हो तो ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।